एक है ना, एक क्रिटिकल एनालिसिस की तरह अपन इसको लेंगे। और आपने मेरे को राइटअप भी प्रोवाइड करा रखा है ना, कि आप क्या वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। साथ में आपने एक वीडियो भी मेरे को शेयर किया है। तो है ना, अभी अपन वीडियो को प्ले करेंगे और जहाँ जहाँ है ना मुझे लगेगा वहाँ वहाँ है ना वीडियो को पॉज करके है ना जो भी सजेशन हो सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। और आपसे अगर मुझे लगा कि कहीं कुछ पूछना है तो है ना उसके लिए भी आप मेंटली रेडी रहेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ डिजीज ट्रायंगल। यूटिलिटी ऑफ डिजीज ट्रायंगल की डिजीज ट्रायंगल का यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे डिजीज ट्रायंगल के बारे में। तो डिजीज ट्रायंगल है उन 3 फैक्टर से बना है जो कि किसी डिजीज को खोज करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो उनमें फर्स्ट फैक्टर आता है पैथोजन, सेकेंड आता है होस्ट एंड थर्ड फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन तीनों फैक्टर्स के बीच में इन तीनों ओके देखो आपने यहाँ पे ये बताया ना कि मतलब यूटिलिटी ऑफ डिजीज ट्रायंगल, ठीक है। एक तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको जो है ना लिखने की जो स्पीड है थोड़ा सा आप उसको स्लो करेंगे। जितना फास्टली आप लिख रहे हैं ना थोड़ा सा उसको ज़्यादा स्लो भी नहीं करना, थोड़ा सा आप स्लो करेंगे। और अगर पॉसिबल है, अगर आप ऐसा रूटीन में ला सकते हैं ना, तो आपने जो यूटिलिटी ऑफ डिजीज ट्रायंगल लिखा है ना, इसमें जैसे यूटिलिटी में यू बड़ा लिखा आपने, ठीक है, ओप में ओ छोटा लिखा, ठीक है, डिजीज में डी बड़ा लिखा आपने, ठीक है, और ट्रायंगल में टी छोटा लिखा आपने। तो ये आपकी मिस्टेक है। या तो क्या है कि आपका यूटिलिटी का यू बड़ा होना चाहिए, बाकी डिजीज का डी छोटा आना चाहिए, टी छोटा आना चाहिए, या फिर आप यू भी बड़ा लिखें, डी भी बड़ा लिखें और टी भी बड़ा लिखें। ठीक है सर, ठीक है ना। अगर आप डिजीज में डी बड़ा लिख रहे हैं तो फिर ट्रायंगल में टी बड़ा लिखें, और फिर इसमें आप अंडरलाइन को ना रखें तो ज़्यादा सही है, अंडरलाइन ना करें। जी सर, ठीक है। और जैसे आपने पैथोजन लिखा, राइट, तो पैथोजन में जैसे लास्ट में आपने ई एन है वो बहुत रनिंग स्क्रिप्ट में लिख दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा स्लो लिखेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सही आप लिख पाएंगे। ओके सर, है ना, थोड़ा सा आपको स्लो करना है, स्पीड को थोड़ा स्लो करना है। और इसके बाद में हम आगे देखते हैं। फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन होने से ही कोई डिजीज खोज होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में डिजीज नहीं। देखो आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि इन तीनों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर एब्सेंट होगा तो डिजीज नहीं होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे ना बोलें, आप इसलिए सिर्फ इतना ही बोलें कि किसी भी डिजीज के होने के लिए इन तीनों फैक्टर्स का आपस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ओके सर, यानी कि टॉपिक वही है, बातें वही होनी है, बट थोड़ा सा आपको इसमें जो जो इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये फैक्टर्स किस प्रकार काम करें किसी स्पेसिफिक डिजीज को खोज करने में। तो इसका यूज हम किसी डिजीज को प्रेडिक्ट करने में कर सकते हैं और डिजीज का प्रेडिक्शन करके फिर उसके लिए कंट्रोल मेजर पहले से अपनाए जा सकते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं डिजीज फोरकास्टिंग में। डिजीज ट्रायंगल का यूज है डिजीज फोरकास्टिंग में। डिजीज फोरकास्टिंग एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि किसी डिजीज को प्रेडिक्ट करता है और प्रेडिक्शन करने के बाद में यह निर्धारित करता है कि इसके लिए कंट्रोल मेजर्स पहले से अपनाए जा सके ताकि जो फार्मर को होने वाले लॉस है उससे बचा जा सके, साथ ही उसका टाइम भी बचाया जा सके। तो डिजीज फोरकास्टिंग के लिए एक तो डिजीज ट्रायंगल का जानना जरूरी है और साथ ही एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज होना भी जरूरी है। एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज होना भी जरूरी है। एपिडेमियोलॉजी कि एक डिजीज किस प्रकार डेवलप हो रही है तथा किस प्रकार स्प्रेड हो रही है उसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो इसके आधार पर भी हम किसी डिजीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डिजीज फोरकास्टिंग में मेनली 3 फैक्टर्स काम करते हैं, ये तीनों फैक्टर्स ही काम करते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है पैथोजन। तो पैथोजन कैसा होना चाहिए, वायरुलेंट नेचर का होना चाहिए ताकि अब देखिए आपने यहाँ पे पैथोजन लिखा, ठीक है, आपने उससे पहले बताया कि डिजीज के फोरकास्टिंग करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों को लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है।
फिर लास्ट में आपने जैसे पैथोजन है ना, आपने जो बोला ना, आप उसको सुनना, देख लो। पैथोजन, तो पैथोजन कैसा होना चाहिए? वायरुलेंट नेचर का होना चाहिए। हाँ, अब आपने बोला कि पैथोजन कैसा होना चाहिए, ये आपको नहीं बोलना है, अच्छा सर। क्योंकि सामने जो बैठे हैं ना, हाँ जी सर। है ना, पैथोजन कैसा होना चाहिए ये नहीं बोलना है। पैथोजन की क्वालिटीज आप डायरेक्टली बता दीजिए, जी सर। यानी कि क्वेश्चनिंग मोड में नहीं बोलना है कि सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन करके कि भाई कैसा होना चाहिए, ये अपन नहीं बोलेंगे, है ना। अपन डायरेक्ट बताएंगे पैथोजन की ये फैक्टर जो भी आप बोलना चाहते हैं, चाहिए ताकि वो डिजीज कोज कर सके जल्दी। साथ ही पैथोजन की संख्या में भी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा स्पोर्स बनाए तथा इसके खूब सारे सोर्सेज हो जिससे कि होस्ट प्लांट पर आसानी से पहुंच सके। सेकंड फैक्टर आता है होस्ट। होस्ट है, होस्ट होना देखो आपको यहाँ पे पैथोजन के अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, जैसे इनोकुलम पोटेंशियल है, वो चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पे डालनी चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि पैथोजन का मतलब ओनली संख्या से मतलब जरूरी नहीं होता डिजीज का होना, मतलब उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल वर्ड को आप इसमें डालिए, है ना। इनोकुलम पोटेंशियल आप समझ रहे हैं ना बात को आप, इनोकुलम पोटेंशियल है ना, उसको ऐड कीजिए। ऐसे बोले सर कि इसके पोटेंशियल का होना चाहिए। नहीं, इनोकुलम पोटेंशियल काम करता है, मतलब पैथोजन की वजह से जो आप चाह रहे हैं ना कि डिजीज के अंदर आप पैथोजन का रोल बताना चाह रहे हैं, कि पैथोजन के फीचर्स बताना चाह रहे हैं, तो पैथोजन का मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल जो है ना, कि आप पोटेंशियल वर्ड को कहीं सेट कीजिए। ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए जिस पर कि डिजीज जल्दी हो सके। साथ ही ऐसा होस्ट हो जिसके कि कोलैटरल अल्टरनेटिव होस्ट भी प्रेजेंट पैथोजन के, ये थी जब पर उसका। अच्छा, देखो आपको यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना बन जाती है। जैसे आपने अल्टरनेट होस्ट बोला है ना, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि अल्टरनेट होस्ट क्या होते हैं, कोलेटरल होस्ट क्या होते हैं, प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं, सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, है ना। ऐसी बातें आपसे पूछ जा सकती हैं, और किसी पर्टिकुलर डिजीज के मैटर में भी पूछ सकते हैं ना। जैसे बहुत ज़्यादा संभावना पक्सीनिया की बनती है, पक्सीनिया के ऐसे कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। मेन होस्ट प्रेजेंट नहीं है, मेन होस्ट प्लांट प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम क्या करेगा वो पैथोजन है, वो अल्टरनेटिव कोलैटरल होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस बिता सकता है। और तीसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी ज्ञान होना जरूर। अब आपने सेम दोबारा वही गलती की है। देखो आपने पैथोजन का P बड़ा लिखा है ना, होस्ट का H बड़ा लिखा है, और यहाँ थर्ड हेडिंग में आपने एनवायरनमेंट का E छोटा कर दिया है। कि एनवायरमेंटल कंडीशन में यह डिजीज होने की संभावना अधिक है। जैसे कि मोस्टली डिजीजेज है वो तो हाई मॉइस्चर वाली कंडीशन में होती है, लेकिन जो कि पाइथियंस होने वाले ओके, आप यहाँ पे एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स है ना, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, इन चीजों को यहाँ बोलिए पूरी लाइन जैसे वो लिखा मैंने वैसे टेम्परेचर। एनवायरनमेंट के अंदर मुख्यतः या मेनली ये दो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी डिजीज़ हैं उन सब में आप रेफरेंस बुक उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं। मॉइस्चर का मैटर आता है और वहाँ पे साथ में टेम्परेचर का मेंशन आता है। तो ये दो बड़ी चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ें हैं अपने पास उसको इसमें डालिए आप, है ना। जो डाउनी पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है वो लो मॉइस्चर वाली कंडीशन में होती है। तो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज के होने से, लो मॉइस्चर वाली कंडीशन है तो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज होने की संभावना अधिक है। इसी प्रकार कुछ डिजीज हाई टेम्परेचर में होती है और कुछ डिजीज लो टेम्परेचर में होती है। इनके आधार पे भी हम डिजीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो डिजीज का प्रेडिक्शन करके ही इसकी कंट्रोल मेजर अपना सकते हैं। अब देखते हैं हम कि डिजीज फोरकास्टिंग किन किन मेथड्स पे आधारित है। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन फर्स्ट आता है प्राइमरी इनोकुलम। अब आपने दोबारा से यहाँ पे प्राइमरी में प्राइमरी सोर्स लिखा है किस प्रकार की सोर्स से आ रहा है उसका अगर हमें पता है तो उसी प्रकार के उसके लिए कंट्रोल मेजर्स अपनाएंगे। जैसे कि अगर कोई इनोकुलम है वो एयरबोर्न में है, एयर के द्वारा पहुंच रहा है, उसके लिए हम एयर ट्रैपिंग डिवाइसेस का यूज करेंगे जिससे कि उस डिजीज को कंट्रोल किया जा सके।
इसी प्रकार ये यदि कोई पैथोजन है या इनोकुलम है वो है सीड बोर्ने है, तो उसके लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करेंगे, केमिकल से सीड को ट्रीट करेंगे जिससे कि उस डिजीज को कम किया जा सके। और इसी प्रकार यदि कोई है सॉइल बोर्ने है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कल्चरल प्रोसेसेस जैसे क्रॉप रोटेशन को अपनाएंगे जिससे कि सॉइल बोर्न डिजीजेस को कम किया जा सके। फोरकास्ट कर सकते हैं क्या? फिर सेकंड है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन, अब आपने वापस कंडीशन में डी के ऊपर क्रॉप लिखा सीजन है। के दौरान कैसे कंडीशंस है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा रेनफॉल है, कैसी ह्यूमिडिटी है, क्रॉप सीजन के दौरान कैसी कंडीशंस है, उस आधार पे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हमें पता है ये इस प्रकार की कंडीशन, इस प्रकार की डिजीज हो रही है, तो उस वेदर कंडीशन के आधार। ये नहीं बोलना आपको, आपने जब भी लास्ट बोला ना कि इस प्रकार की कंडीशन में इस प्रकार का हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है। पे भी फोरकास्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आता है कोरिलेटिव कंडीशंस कि कोरिलेटिव कंडीशंस की पहले के सालों में किस प्रकार की कंडीशन थी जब यह डिजीज अधिक फैली। तो अगर इन परिस्थितियों का हमें पता है तो उस आधार पे हम डिजीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन थी तो इस टाइम यह डिजीज ज्यादा फैली थी। लास्ट है कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स। इन कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स ज्यादातर यूज किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में डिजीज फोरकास्टिंग में यूज किया। देखो आप यहाँ पे ये मत बोलना है ना, अब मत बोलना इस चीज़ को कि डेवलप कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अपन इंडिया में भी कर रहे हैं, राइट है ना। और हाँ आगे आगे चलिए। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि ब्लाइटकास्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ कोटेड। ठीक है आपने लिखा ब्लाइटकास्ट, ठीक है। ब्लाइटकास्ट है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्लाइट डिजीज की फोरकास्टिंग से जुड़ा हुआ है। अब इसको लिखने का तरीका ये नहीं है, इसमें क्या है कि सारे लेटर हैं वो कैपिटल आएंगे। आप इसको बुक में देखना, ब्लाइट कास्ट के सारे जो लेटर है ना वो सब कैपिटल लेटर में है। और फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के अंदर ब्लाइट कास्ट सिस्टम वो कौन सा ऑपरेट होता है ना। इंडियन ब्लाइट कास्ट सिस्टम कौन सा है वो फिर आपको पता होना चाहिए, उसको किन्होंने डेवलप किया, कहाँ के इंस्टीट्यूट में वो डेवलप हुआ है, वो पता होना चाहिए आपको। डिजीज को कंट्रोल करना है। अब ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए एक ब्लाइट फेवरेबल डे निर्धारित कर लिया गया है। तो ब्लाइट फेवरेबल डे उसको माना गया कि जब लास्ट 5 डेज के अंदर टेम्परेचर एवरेज रहा 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा और लास्ट 10 डेज के अंदर जो बारिश है वो लगभग 3 सेंटीमीटर से अधिक हुई है, तो उस डे को एक ब्लाइट। हाँ ठीक है, आप वैसे नेट पे भी चेक करना है इसके बारे में। आप थोड़ा सा यहाँ से मैं भी आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि ब्लाइट कास्ट जो प्रोग्राम होता है ये एक्चुअल में क्या होता है कि 7 डेज के विंडो पे काम करता है। इनके लगातार जो कंजुगेटिव 7 डेज होते हैं ना, लगातार 7 दिन, उनके डाटा को ये काम में लेता है। तो ना आप इसमें बताएंगे ब्लाइट कास्ट से हम ब्लाइट डिजीज का प्रेडिक्शन जो करते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे जो वेदर कंडीशन है ना, कंटिन्यूस 7 डेज के वेदर कंडीशंस को यूज़ करता है। फिर आप अपना ये बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन इस प्रकार की होती है ना, फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं। फेवरेबल डे माना गया कि इस दिन ब्लाइट डिजीज होने की संभावना अधिक है। तो जब इन कंडीशंस के बारे में पता है तो ये सारी इस ब्लाइट कास्ट के अंदर सेव की गई है। जब किसी फार्मर को जानना है कि मेरे फील्ड के अंदर डिजीज होने की संभावना कैसी है, तो वो क्या करेगा, अपने फील्ड की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनको मेजर करेगा और इसे इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पास भेज देगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स नहीं बोलना है ना, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज होता है। देखिए आपको टेक्निकल, हाँ ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये डायरेक्टली यूज होता है। और जो है ना इसरो के जो डाटा है ना, इसरो के डाटा का मतलब वेदर संबंधी मेट्रोलॉजिकल डाटा, उसको डायरेक्टली यूज करता है। यानी कि आपको ये नहीं बताना कि मेरे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वो डायरेक्टली जो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र है ना उसके डाटा काम में आते हैं यहाँ पे। उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसको ब्लाइट कास्ट के अंदर सेव करेंगे, फीड करवाएंगे। तो उसी टाइम क्या करें, कुछ
आप हाँ जी। इस समय पे आप बहुत तसल्ली में थे, वहाँ उस समय पे वो सारा मेंटल स्टेटस बहुत अलग होता है। आप जितनी जल्दी कर रहे हो उससे ज़्यादा जल्दी अगर आपसे होगी तो आपका कंटेंट है वो भी शॉर्ट पड़ सकता है। तो पैसेंस में रखना अपने आप को, है ना, बिल्कुल से एकदम स्लोली जितना आप ले सकते हैं ना, एकदम से सॉफ्टली लेना चीज़ों को, मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए। राइटिंग में हो चाहे प्रेजेंटेशन में हो, बाकी सही आपका, है ना, लिखने का और बताने का बिल्कुल अच्छा था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। कुछ जगह पे आपको काम करना वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया ना, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ।